मनोज सिन्हा साहब, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, जो हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं इस हॉल में, और मैं जी मीडिया की तरफ से, जी सलाम की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। हमने इस कार्यक्रम का नाम दिया है मनोज सिन्हा साहब नया सवेरा, और जो शुरुआत जम्मू कश्मीर में हुई है बदलाव की, जो जनता की उम्मीदें थी, आप एक राजनेता हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो एक तरह से कहें कि टेक्नोक्रेट का है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो 8 महीने का आपका सफ़र, जो बदलाव की बयार लाने की जो मंशा थी केंद्र की, आप कैसे देखते हैं इस पूरे सफ़र को? मैं मानता हूं कि मूल्यांकन इसका यहाँ के लोग करेंगे और वही मूल्यांकन सही होगा। मैंने कोशिश प्रारंभ की है, परिणाम जब दिखेंगे तो मुझे लगता है सही मूल्यांकन हो पाएगा। वैसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ टैलेंट बहुत है और करने की गुंजाइश बहुत है। देखते हैं आगे होता है क्या। लेकिन इन दिनों में जो आपने पिछले 8 महीनों में जो कदम उठाए हैं, उनमें से आप क्या प्रमुख तौर पर गिनाना चाहेंगे? खासतौर पे उद्योगों की बात करूं, आप डीडीसी इलेक्शन की अगर बात करें, या युवाओं में रोजगार की जो बात करें, तो इनमें से कौन सी प्राथमिकताएं आपकी रही हैं जिनको जनता के बीच आप ले जा पाए? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे समझ में आ रही थी वो आम आदमी के लिए प्लेटफार्म नहीं था। वो अपनी बात कहाँ कहे, ये सामान्य रूप से सबसे बड़ी कठिनाई थी। और मुझे लगता है कि थोड़ी कोशिश की गई है। जितने हमारे डीसीज हैं, एसपीज हैं या डिबकॉम और आईजी हैं, तो ये लोगों से मिलें, उनकी बात सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें, ये कोशिश प्रारंभ हुई है। दूसरा, एक जन अभियान 21 दिन का चलाया था। भारत सरकार की जो सोशल सिक्योरिटी की 54 स्कीम्स हैं, उनका सेचुरेशन पूरी तरह से हो जाए, ये कोशिश की गई थी। और जब मैंने कार्यभार ग्रहण किया था तो उस समय कई चुनौतियां थीं, डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री आवास योजना, और आज मुझे संतोष है कि उसमें काफ़ी हद तक सफलता मिली है। एक ब्लॉक दिवस का कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ कराया है हर वेडनेसडे को, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो रोज़मर्रा की सामान्य आदमी की दिक्कतें हैं उनका समाधान हो जाए। नया काम है, मुझे लगता है कि उसको स्थायित्व ग्रहण करने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हद तक वो चैनलाइज हो गया है। तो मोटे तौर पर जनता की सुनवाई के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध हो गया है। लोकतंत्र हमारी, मैं कहूँ कि नसों में है, परंपरा में है। पंचायतें हैं, बीडीसी के चेयरमैन थे। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय थी, 2 टियर सिस्टम था। जब पंचायती राज व्यवस्था देश में लागू हुई तो सामान्य रूप से जम्मू कश्मीर को छोड़ करके बाकी राज्यों में 3 टियर सिस्टम लागू हुआ, त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था। तो इस बार हम सब ने कोशिश की है कि यहाँ भी वो व्यवस्था लागू हो, और डीडीसी के चुनाव हुए, लोग शांतिपूर्ण ढंग से, उत्साहपूर्वक लोगों ने मतदान किया, सभी राजनीतिक दलों ने, यहाँ के सामान्य नागरिकों ने। और अगर वो तस्वीर आप देखेंगे तो 105 साल के बुजुर्ग ने भी जाकर के मतदान किया है, वृद्ध महिलाओं ने मतदान किया है, और युवाओं में बड़ा उत्साह था। तो चुनाव के बाद एक कोशिश हम कर रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था जो इंस्टीट्यूशन है ये पूरी तरह से मजबूत हो। ये सच है कि जम्मू कश्मीर को समझने के लिए अगर एक बात मैं कहूँ तो शायद ज़्यादा सबको क्लैरिटी होगी। अगर बजट के हिसाब से देखें तो बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ का बजट बहुत ज़्यादा है। पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए का था। इस बार अभी देश की संसद ने जो बजट पारित किया है वो 1,08,661 करोड़ का है। उसके पहले के साल में 90 करोड़ का था। पॉपुलेशन अगर देखें जेएनके की तो 1,35,00,000 या 30 लाख। अब मैं उन राज्यों की बात नहीं करूंगा जो देश में विकसित राज्य माने जाते हैं, मैं उनकी बात करूंगा जो देश के पिछड़े राज्य कहे जाते हैं। जैसे बिहार की आबादी 11 करोड़ से ज़्यादा, पिछले साल का बजट 2 लाख करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा, पिछले साल का बजट 5 लाख करोड़ रुपए। तो अगर आप मोटे तौर पर
तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, बिहार, नॉर्थ ईस्ट या बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ ये 2-3 साल में नहीं, पहले से भी 6 गुना 7 गुना बजट का एलोकेशन रहा है। वो कही थी कि जिस पंचायत में आप जाइए 2 यूथ आइडेंटिफाई करिए जो अपना कुछ करना चाहता है, और जम्मू कश्मीर बैंक को ये निर्देश दिया गया था कैसे नौजवानों को आप फाइनेंस उपलब्ध कराइए। मैंने हिसाब लगाया था कि 4290 है तो 9000 10,000 के आसपास नौजवानों को मिलेगा, लेकिन मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि ये संख्या 20,000 से ऊपर हो गई। 2 लाख से लेकर के 10 लाख रुपए तक लोगों ने ऋण लिए हैं और अपना काम कर रहे हैं। सर, हमने नया सवेरा नाम दिया है, रोशनी नहीं दिया हमने, कि रोशनी को लेकर काफ़ी विवाद रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या जम्मू कश्मीर की जनता जिस सवेरे का इंतज़ार कर रही थी वो सवेरा हो गया है या अभी उसमें थोड़ी रोशनी और डालनी बाकी है? मैंने सूरज की किरणें लोगों ने देखनी शुरू की हैं, पूरा प्रकाश भी जल्दी देखेंगे। आपके पास लंबा अनुभव है, आप केंद्र में मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, आप उस प्रदेश से आते हैं जहां पर सियासत में लोग इतने इन्वॉल्व होते हैं, वो देश की तरक्की के लिए कई कई प्रधानमंत्री दिए हैं और देश के प्रधानमंत्री भी उसी प्रदेश से आते हैं जहां से आप आते हैं। अभी आपने एक बड़ा फैसला किया कि 15 दिन के अंदर पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा जो सरकारी इमारतें हैं वहां फहराया जाएगा। इसको हम एक बदलाव का संकेत माने? इसको इस तरह से देखना चाहिए कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है और ये हर भारतीय का कर्तव्य है और ये देश की सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है कि सरकारी भवनों पर भी तिरंगा लहरना चाहिए। और मुंबई की वो घटना आपको मालूम है कि एक व्यक्ति ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि साहब मैं अपने घर पर तिरंगा लहराना चाहता हूँ, इसके क्या नियम हैं बता दीजिए। तो ये तो मुझे लगता है कि देश के लिए गौरव की बात है और हर सरकारी भवन पर मैंने निर्देश दिया है और जो ये नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक और संकेत सीमा पार से मिले हैं कि लंबे समय बाद, चाहे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, चाहे पाकिस्तान की सेना के प्रमुख हों, वो कहते हैं कि पुराने मुद्दों को छोड़िए और आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। बैक चैनल डिप्लोमेसी से भी बातचीत हो रही है, नियंत्रण रेखा पर सीज फायर वायोलेशन कम हुए हैं। सख्ती की वजह से, या कहें कि अब पाकिस्तान को ये समझ में आ गया है कि अब इस तरह से बात आगे बनेगी नहीं। मैं दुआ करूंगा अल्लाह से कि पाकिस्तान को सद्बुद्धि आवे, क्योंकि उस देश के जो हालात हैं दुनिया से छिपे नहीं हैं और मुझे लगता है कि उनको अपने देश के नागरिकों की चिंता करनी चाहिए। कोविड जिस तरह से फैल रहा है, कैसे वैक्सीन मिलेगी, कैसे इलाज होगा, इसकी चिंता करनी चाहिए। और भारत अब बहुत समर्थ देश है, दुनिया की 4थी सबसे मजबूत आर्मी हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि ये मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए। जब गलवान घाटी और बाकी स्थानों पर भारतीय फौज मुकाबला कर सकती है तो किसी का भी मुकाबला करने में हमारी सेना समर्थ है। मैं यही दुआ करूंगा कि उन लोगों को सद्बुद्धि आवे और जो खतरनाक खेल खेलते रहे हैं, मुझे लगता है कि आग लगाएंगे तो खुद जलेंगे, इसलिए उसको बंद करना चाहिए। सर, एक जो सबसे बड़ा सवाल होता है वो ये होता है कि राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था है, लंबे समय बाद ऐसी स्थिति आई है कि जब आपने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है वो बहाल होने की तरफ बढ़ रही है, डिलिमिटेशन का भी काम चल रहा है। आगे आने वाले समय में लोग इंतजार करेंगे कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत चुनाव भी हों। आपको क्या लगता है कि नींव रख दी गई है त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के हिसाब से कि आगे का रास्ता बन रहा है? आप सही कह रहे हैं और जिस बात को लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधन में कहा है, मुझे लगता है उस पर देश भरोसा करता है। और कई लोग हैं जो विधानसभा में रहे हैं या लोग संसद में रहे हैं, मुझे लगता है संसद में कही हुई कोई बात सरकार के लिए, मैं समझता हूं कि उससे बड़ा वादा कोई हो नहीं सकता है। देश के सम्माननीय गृह मंत्री ने पार्लियामेंट के फ्लोर पर कहा कि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया खत्म होते ही विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। एक बात समझने की है, कभी कभी यहाँ गफलत पैदा हो जाती है। हमारे देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, चुनाव कौन कराएगा, कभी कभी लोग समझते हैं कि एलजी करा देंगे या ये नहीं, चुनाव आयोग कराएगा और चुनाव आयोग की देख रेख में ही डिलिमिटेशन का काम हो रहा है। कठिन काम है
जैसे पूरा होगा मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव होंगे और यहाँ सरकार काम करेगी, चुनी हुई सरकार काम करेगी। एक मुद्दा काफी इस समय विपक्ष ने उठाया हुआ है कि पीडीपी चीफ जो है महबूबा मुफ्ती, उनका पासपोर्ट जो वेरिफिकेशन था, पुलिस ने कहा कि रिपोर्ट नेगेटिव है क्योंकि इनके खिलाफ कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो देश की गतिविधि, जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों के साथ इनका नाम आया है। लेकिन विरोधियों का कहना है कि वो कभी बीजेपी के साथ सरकार में भी रहे हैं या गठबंधन सरकार में रहे हैं, तो आज ऐसा क्या हो गया कि वो देश विरोधी हो गए या देश के लिए खतरा बन गए? मुझे लगता है कि देश में जो संस्थाएं काम करती हैं उन्हें काम करने देना चाहिए। अगर सीआईडी ने रिपोर्ट लगाई है तो माननीय उच्च न्यायालय में महबूबा जी गई थी, वहाँ से कुछ फैसला आया है और उनके पास एक वैकल्पिक व्यवस्था है देश की सर्वोच्च न्यायालय में, वो शायद जाने का संकेत उन्होंने दिया है। तो न्यायालय पर हम सबको भरोसा है और मुझे लगता है कि जो न्यायालय करेगा आप सब लोग मानेंगे। हालांकि ये मसला राज्य सरकार से या आपके महकमे से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन विरोधियों का ये कहना है कि कभी ईडी के नाम पर, कभी इनकम टैक्स के नाम पर, कभी उनको सीबीआई के नाम पर, तो ये एक षड्यंत्र होता है विरोधियों के खिलाफ। और बीजेपी अक्सर विरोधियों को परेशान करती रहती है, इस पर आप कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं, मैं जरूर टिप्पणी देना चाहूँगा। ये मुझे लगता है कि देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ईडी सीबीआई क्यों नहीं काम कर लेती है। हम लोग भी विपक्ष की राजनीति में थे और सरकार तो बहुत कम दिन रही, उसके पहले बहुत सारे लोग थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं ईडी सीबीआई ने कर लिया। मुझे लगता है कि इन संस्थाओं को स्वतंत्र रूप से काम करने देना चाहिए और अगर कोई कहता है कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से किया जा रहा है तो मैं उसे पूरी तरह नकारता हूं और एक प्रमाण कोई दे दे कि वो एकदम दूध के धुले हुए हैं तो मैं वचन देता हूं सार्वजनिक रूप से कि उनके विरुद्ध कुछ नहीं होगा। मैं एक प्रोजेक्ट की बात करना चाहता हूं आपके, आवाम की बात। अक्सर ये कहा जाता था कि सरकारें बनी, सरकारों के पास बजट रहा, जैसे आपने कहा कि आबादी कम है और बजट इतना ज़्यादा है फिर भी नीचे तक पहुंच नहीं पाया, कारण रोशनी कहाँ हुई ये पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन आवाम की बात से क्या वाकई उस अंतिम व्यक्ति तक आप पहुंच पाएंगे? ये कोशिश है, अंतिम व्यक्ति तक हम पहुंच पाएंगे ऐसा दावा नहीं है, लेकिन मैं मानता हूं कि कोई भी पूर्णांक नहीं होता है। इस धरती पर हर आदमी को जीवन भर सीखना है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं बातचीत करता हूं तो मुझे नई जानकारी मिलती है। 200 लोगों ने मुझे पत्र लिखा है, मेल किया है। मुझे लगता है कि पहली आवाम की बात के बाद ये संख्या और बढ़ेगी, तो लोग बताएंगे तो मुझे भी समझने में सुविधा होगी, मैं समझ पाऊंगा। मैं सब कुछ जानता हूं ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता, और जम्मू कश्मीर के लिए तो पूर्णतया मैं नया हूं, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है कि सीधे लोगों तक पहुंचा जाए और वो माध्यम यही हो सकता है।